दोस्तों सभी को नमस्कार, प्यार भरी राम राम। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, थंबनेल देख के, बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा हम सब्जेक्ट क्या करने वाले हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट से क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं, वो पता होना जरूरी है। वो मैं आपको बता देता हूं। जो आज हम करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो पहले आपके पेपर हो चुके हैं उन पेपर्स का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत हद तक मिलते जुलते आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, खासकर कौन सा लेवल, जितने भी बच्चे टेट की, सिर्फ एसटेट के लिए नहीं, जितने बच्चे और एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट के लिए, एसपी टेट के लिए, बिहार टेट के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए, राजस्थान टेट के लिए करते हैं, वहां पे पेपर 1 और पेपर 2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 के ही एग्जाम होते हैं। बल्कि हरियाणा में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स के लिए। किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं भी, टीजीटी मैथ्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भी? टीजीटी मैथ्स बोल सकते हैं। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे। अब एक पेपर में क्या है, एक 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है, यानी मैथ्स है। और मैथ्स कॉमन पार्ट में भी 10 नंबर का आता है हरियाणा में बाकी के में नहीं आता, सिर्फ हरियाणा में आता है। हरियाणा में 70 नंबर का, 70 नंबर का मैथ्स मिलेगा टीजीटी में, बाकी सब में 60 का ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर एग्जाम के ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा, अभी कुछ साल जो पहले हुए हैं। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक वीडियो में करने पे वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो इसको 1, 2, 3 पार्ट में करके अपन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की फॉर्म में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। उसके अंदर आपका एक पूरा पेपर सॉल्व फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 20 एंड 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, महत्तम समावर्तक, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? आज एक सबसे आसान तरीका देखते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, ऐसे किया, नंबर लिखे और काटते चले गए। ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ग्रोन अप होना है, थोड़ा सा बड़ा होना है। ठीक है, अब जैसे कि नंबर क्या दिए हैं, 18 दिया है, 24 दिया है और 60 दिया। आपको देखने इनके फैक्टर, आपको क्या देखने हैं, इनके फैक्टर देखने भी, इनके गुणनखंड आपको देखने। ठीक है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 यानी 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 की पावर 2। 9 को क्या लिखा भाई मैंने, 3 का स्क्वायर लिखा, यानी कि जो ये प्राइम नंबर्स हैं इनका स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर कर दो, क्यूब बनता है तो क्यूब कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 गुना में 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 गुना में 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं। आप जल्दी से, जब आप ये चीज कर रहे हैं, जब मैं आपको ये चीज करा रहा हूं, आप साथ साथ, जैसे मैंने 18 का लिखा तो आपको तरीका पता चल गया, थोड़ी सी डाउट आई, मैंने 24 का लिखा, आपको वो पता चल गया। अब इसका लिखा तो आपको क्या पता चल जाएगा कि 60 का कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60। अब आपने कर लिए फैक्टर। अब ये फैक्टर करने के बाद आपको क्या देखना है, फैक्टर करने के बाद आपको देखने नंबर, कितने नंबर यूज हुए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या नंबर यूज हुआ है, 2 और 3। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, 2 और 3। यहाँ पे क्या यूज हुआ, 2, 3 और 5। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, नंबर लिख लेने हैं, जो भी नंबर यूज हुए हैं, 2, 3 और 5, यही नंबर यूज हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो नंबर लिख लेने हैं जो नंबर यहाँ पे यूज हुए अलग अलग। 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ, और कोई नंबर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको हर नंबर की हाईएस्ट पावर देखनी है इन सभी नंबर्स में। अब 2 है तो 2 बहुत जगह, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो जो हाईएस्ट पावर है वो देखने। सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है,
यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2, 5, 5 की पावर 1, ये 1 ही, ठीक है। इनको कर देना है मल्टीप्लाई, इनको कर देना है मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 कितना है 8 है, 3 की पावर 2 कितना आएगा 9 आएगा, 5 की पावर 1 कितना आएगा 5 आएगा। कितना आ गया भाई 5 अठे 40, 4 9 में 36, यानी 360 आपका आंसर आ गया। सॉल्व करते वक्त हो सकता है कि आपको लगे कि समय लगा है, लेकिन जब आप एक बार इस चीज को सीख लेते हैं फिर आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं आपको, जो नंबर दिया गया है उसको आपको क्या देखना है, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देखना है, ठीक है। जैसे 18 को 2 गुना में क्या लिखा मैंने 3 की पावर 2, वैसे क्या लिख सकते हैं भाई 2 गुना में 9 लिख सकते हैं, लेकिन इस 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 2, आपको ऐसे करके लिखना है। 24 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना में 3, 60 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन सभी फैक्टर्स में से आपको नंबर देखने हैं, अलग अलग नंबर कितने नंबर यूज किए गए हैं। जैसे एक नंबर 2 था, एक नंबर 3 था, एक नंबर 5 था, आपको सभी नंबर लिख लेने। अब उन नंबर्स का हाईएस्ट जो फैक्टर, हाईएस्ट जो पावर है, सबसे बड़ी पावर है, जैसे 2 में देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1, सबसे बड़ी पावर लिखी 3, 3 की सबसे बड़ी पावर लिखी 2, 5 की सबसे बड़ी पावर लिखी 1, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद ही कोई एग्जाम है, जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, इसने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, वो इस बात को समझ सकता है और वो इस बात से रिलेट कर पाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने एक भी एग्जाम नहीं छोड़ा, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और सेम नंबर्स के साथ आया है। अब देखने में क्वेश्चन की शक्ल बड़ी डरावनी से लगती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करें, फर्स्ट स्टेप क्या है 1 - 1/5, ये दे रखी है। अगली स्टेप क्या है 1 - 1/6, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते करते आगे। हम इन 2 स्टेप्स पे एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसका एलसीएम 5 आता है, यहाँ पे 5 - 1 आएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, इसका एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम 6 बनेगा, यहाँ पे 6 - 1 आ जाएगा। आगे अगली स्टेप पे इसको सॉल्व करें, अगली स्टेप पे सॉल्व करने पे आप पाएंगे ये क्या बना 4/5, ये क्या बना 5/6, यानी कि यहां से एक पैटर्न मालूम होता है। यहां से क्या होता है, एक पैटर्न मालूम होता है। जब आप अगले पार्ट को सॉल्व करते तो वो क्या बनाता 6/7, उससे अगले को करते क्या बनाता 7/8, उससे अगले को करते क्या बनाता 8/9। ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट वाला पार्ट क्या बना देगा 99/100 बना देगा, 99/100। एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं लिखनी होती, एक बार बात समझ में आ गई, आपको पैटर्न दिखाई देगा, आपको सीधा आंसर लगाना होता है, ठीक है। अब अगर इस पैटर्न में ध्यान से देखें तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कटता है, इसका जो हर है वो इस अंश से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 9 यहाँ 9 से कटेगा। ऐसे कटते कटते क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, हर क्या रहा होगा 99, और इसे 99 से ये 99 कट गया। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में तो बचेगा कितना 4, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 100, तो क्या बचेगा 4/100, क्या बचेगा 4/100। क्या ये सिंप्लीफाई होता है, क्या ये कटते, बिल्कुल कटते, 4 से एक बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, और आपका आंसर क्या जाता है 1/25 आपका आंसर आ जाता है। जब आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत कतई नहीं है। अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास पहले वाले का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर बचेगा, तो आपको सीधी ये चीज अप्लाई कर देनी है। सॉल्व करके यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ रहा है 4, और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर क्या है अभी 100, तो 4/100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/25 यानी 1/25। एग्जाम में बस आपको इतना सा काम करना है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए। हो सकता है ये किसी और नंबर पे भी वो इस पैटर्न को बना सकता है, तो जब भी आपके सामने ऐसी शक्ल में कोई क्वेश्चन आता है उसके 1 या 2 टर्म को आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7, P and 10 is 8, व्हाट इज वैल्यू ऑफ P। माध्य,
अब ये माध्य होता क्या है, इसको एक नाम और दिया जाता है जिसके नाम पे पूरा चैप्टर है, उसको बोलते हैं एवरेज। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज यानी कि औसत, एवरेज यानी औसत। देखा होगा आपने, इसका मीनिंग ये होता है, माध्य का जो मीनिंग है, मीन जो लिखा है मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि अगर दिए गए जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, 6 है, 4 है, 7 है, p है और 10 है, अगर ये नंबर मेरे सामने है, अगर मैं इन सभी नंबर्स को बराबर कर दूं, अब जैसे इसमें क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा है, ये फिर इससे बड़ा है, तो अगर इन सभी नंबर्स को बराबर कर दूं, तो बराबर करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी उसी को मीन कहा जाता है, उसी को माध्य कहा जाता है, यानी कि लमसम। जैसे सपोज करो क्लास में किसी बच्चे के 20 आए, किसी के 25 आए, किसी के 30 आए, किसी के 27 आए, किसी के 24 आए, तो अगर पूछा जाए क्लास के लगभग कितने नंबर है, तो हम लगभग क्या करते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा कम के बीच के आसपास होता है हम उसको बोलते हैं भाई लगभग 25 नंबर सबके हैं। ठीक है, सेम काम यही है कि भाई अगर सबको बराबर किया जाए तो बराबर करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं या फिर मीन बोलते हैं। अब इन सब का टोटल हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करना एक बार, अगर इनका टोटल निकालना हो तो इनको ऐड करेंगे, 6 4 10, 7 17 10 27 प्लस पी, यानी 27 प्लस पी रहा होगा। अगर इनका टोटल करे जोड़े तो क्या रहा होगा, 27 प्लस पी रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, बराबर करने के बाद सबकी वैल्यू क्या आई, 8। और कितने हैं ये पार्ट, कितने टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 और 5। 5 टर्म के टोटल कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आई। इसको बोल सकते हैं कि 27 प्लस पी किसके बराबर है, 40 के बराबर। 27 प्लस पी किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 40 माइनस में 27, माइनस करेंगे क्या आएगा, 13। आपका आंसर आ जाता है। यानी कि अगर इस p की वैल्यू क्या हो, 13 हो, ठीक है, तो इसका जो माध्य है मिड टर्म, सबको बराबर करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम देने जाएं इस पोर्शन को जरूर पढ़ के जाएं, जिसके अंदर मेन 3 चीजें हैं। क्या है, मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। इन चीजों के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी साल का ऐसा पेपर मिलेगा जिसके अंदर इससे क्वेश्चन ना आया हो। हर साल आता है, नियमित रूप से आता है। तो आपको पता होना चाहिए मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, कैसे इनको निकालते हैं और क्या इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें मीडियन है तो मीडियन निकालने के कई तरीके हैं, कई कंडीशन होती है। कई कंडीशन कैसे हैं, अब इसने कहा व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जब भी आपके सामने टर्म्स ना दे रखी हूं, आपको क्या दे रखा है, सीधा डाटा दे दिया कि इस डाटा का आप क्या निकालिए, मीडियन निकालिए, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म्स काउंट करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है। जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपके सामने दो ही केस बनेंगे, या तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होंगी, या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। भाई या तो जो टर्म्स है वो सम संख्या होंगी या क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। इतना ही हो सकता है, दो ही चीजें हैं। अब दोनों के लिए अलग तरीके, दोनों के लिए अलग कैसे हैं, अगर ऑड दे रखा है तो सीधी सीधा है भाई n/2 आपको कर देना है। क्या कर देना है, n/2 जो टर्म्स है उसको हाफ कर देना, जो बीच वाली टर्म आएगी वो आपका मीडियन आएगी। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, पहले वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। अगर इवन नंबर है तो आपको क्या करना है, पहले तो लेनी है हाफ वाली टर्म, फिर लेनी है उससे अगली टर्म जिसको क्या बोलते हैं n/2 प्लस 1। n/2 पहले हाफ करोगे, फिर उसका अपॉन में क्या करना है, आपको 2 करना है। अब देखने में ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, याद करने में थोड़ा सा एक इक्वेशन टाइप लगता है। अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो आपको बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। उससे पहले जो टर्म कंडीशन थी हमें लगानी थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको अरेंज करना है। क्या करना है, इस डाटा को अरेंज करना है
डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़ा। बाकी छोटे से बड़ा लिखिए, बड़े से छोटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यही दोनों इंटरचेंज होंगी। जो बीच में टर्म रहेगी वो हमेशा बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब सपोज करते हैं आपके पास टर्म है 6, एक बार इवन ले लेते हैं, एक बार फिर हम ऑड ले लेंगे। अगर आपके पास 1 2 3 4 5, अगर आपके पास ये टर्म्स है 6 टर्म्स है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, ठीक है। आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इनको रख लिया। अब आपको बीच वाले टर्म निकालनी है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, अगर आप बीच में आएंगे तो बीच में तो यहां है, यहां तो कोई टर्म है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तब आपको क्या करना है, इस मिड टर्म से एक टर्म पहले की एक टर्म बाद की आपको ले लेनी, ठीक है। अब आपके सामने कितनी टर्म आ गई? 2 टर्म आ गई, लेकिन आपको टर्म कितनी चाहिए? 1 टर्म चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एवरेज लेना। एवरेज कैसे लोगे? इन दो को ऐड करोगे, अपॉन में क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। इसीलिए मैंने लिखा ये क्या है? n/2। भाई 6 का आधा करोगे 3 आएगा, ये तीसरी टर्म है, और ये है इससे अगले टर्म, यानी कि n/2 प्लस में 1। इसी चीज को उसने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये देखने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, अगर ऐसे तो बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, मिड से एक पहले की लेनी है, एक बाद की लेनी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। क्लियर बात? ठीक है। अगर यही टर्म्स कितनी होती? 5 टर्म्स होती, 1 2 3 4 5। अब आपने खुद भी डिसाइड कर लिया होगा ये कि भाई अगर ऑड नंबर है तो बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? अब आपको बीच की टर्म लेनी है, 1 2 3 4 5। बीच की टर्म लेंगे, बीच की टर्म क्या है? 3 आएगी। बीच की टर्म क्या है? 3 आएगी। 3। मैंने यहां पे भी आपको एक चीज बतानी थी, ये n+1/2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? n+1/2 करना भाई, n+1/2, क्योंकि आप 3 तक कब पहुंचेंगे? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। आप अगले इवन नंबर पे पहुंचेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तब आप इसकी मिड टर्म पे पहुंचेंगे। क्योंकि ऑड नंबर का अगर हाफ करेंगे तो वो क्या बना देगा? वो एक डेसिमल बना देगा, ठीक है। तो ऑड नंबर पे क्या करना है? n+1/2 करना है। इवन नंबर पे क्या करना है? n/2 प्लस 1 अपॉन में 2 आपको कर देना। कंडीशन आपको समझ आ गई, परिस्थिति समझ आ गई। अगर आपको परिस्थिति समझ आ गई तो एक बार इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। पहले इसको रख ले भी। सबसे छोटा नंबर क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? 20। सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 20। इसके बाद कौन सा आ रहा है? 22। 20 से छोटा तो नहीं है अभी कोई सा। 22 के बाद 23 दे रखे, 23 के बाद है कोई 25, 23 के बाद 25, 25 के बाद कौन सा नंबर है? 26, 26 के बाद कौन सा नंबर है? 28, 28 से पहले तो नहीं कोई 28, 28 के बाद कौन सा नंबर दे रखा है? 28 के बाद 32, 32 से पहले है 31, कौन सा? 31। इसके बाद कौन सा दे रखा है? 32। हो गई बेटा पूरी, या भी बचा है? 35 बचा, 35। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक टर्म और रह गई, 34 बचा, 34 और फिर 35। अब टर्म्स कितनी है? 10 टर्म। 10 टर्म में हमको क्या करना है? 5वीं और 6ठी टर्म लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4, 5वीं और 6ठी टर्म, यानी कि ये प्लस ये। अब एक बार ऐड करना भी, इनको ऐड करके क्या करना? 2 से डिवाइड। तो 8 और 6 14, 2 2 4 1 5, अपॉन में क्या करना है? 2। आपका आंसर क्या आ जाता है? 27, 27 आपका आंसर आ जाता है। बात समझ आई? मीडियन को कैसे निकालना है? पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उसके बाद आपको बीच वाली टर्म पकड़नी है। अगर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड नंबर है तो आप आसानी से बीच वाले टर्म निकाल लेते हैं। परेशानी क्या आती है? जब आपके सामने कैसा नंबर हो? इवन नंबर हो, ठीक है। जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसी हो? इवन नंबर में हो। तब आपको क्या करना है? n/2 और n/2 प्लस 1 वाली टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में सिर्फ नजर का खेल है। नजर का खेल कैसे है? क्यों मैंने कहा? क्योंकि आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या? x - y
और x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही टर्म बन रही है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, आपके सामने अगली टर्म दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इसे ध्यान से देखें तो ये भी क्या बना, बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या रहा होगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। और जैसे ही आपने ये लिखा, आपके सामने अगली टर्म दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से पावर डबल होगी, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। क्लियर। ये सिर्फ नजर का खेल था, आपको कुछ भी सिंप्लीफाई इसके अंदर नहीं करना था, आपको बस ध्यान से चीजों को देखना था। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, तो आपको क्या पता चला यहां से कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, तब भी जब भी आप क्या करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद करके जानी है। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस करते करते बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आएगी कि हाँ भाई ये तो मेरे को एग्जाम में जाने से पहले करनी ही करनी है, हर सूरत में करनी। हो सकता है कि वो इसकी बजाय दूसरी आइडेंटिटी यूज कर ले। अब आप इस सेम को रट के जाओगे तो जरूरी थोड़ी ये सेम ही वो आपको दे देगा पेपर में, हो सकता आ जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रॉपर्टीज याद करके जानी है, ये आपको एग्जाम में जाने से पहले आनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत परेशानी क्रिएट कर, क्योंकि इस साइड लिखने में आपको फिर स्टेटमेंट दिखाई नहीं देती है ना, यहां रख देते हैं, अब आराम से कर पाएंगे, आप स्टेटमेंट भी पढ़ पाएंगे और हम सॉल्यूशन भी कर लेंगे। उसने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के, बिना परेशान हुए हम कर सकते हैं। अगर आपको आपकी स्कूलिंग में ये चीज ध्यान है, जब ये चीज पढ़ाई गई, शायद 7th या 8th क्लास में आती है, वहां पे एक चीज लिखी थी, वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा है, हम सिलेंडर लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बात समझा देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। ठीक है, ताकि जब आप इन पेपरों को करें तो 5-7 साल के जब आप पेपर करेंगे तो आपके क्वेश्चन ही नहीं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो 3D फिगर्स होती है, जब आप 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे, 3D मेंसुरेशन पढ़े, आपके पेपर में आता है 3D मेंसुरेशन। अगर किसी के मन में भ्रम हो कि भाई नहीं आता, एडवांस मैथ्स बहुत कम आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो आप नंबर गंवा बैठेंगे, क्योंकि वहां पे आएगा, क्योंकि वो टॉपिक कई और टॉपिक्स में भी आता है। ठीक है, सारे टॉपिक ऐसे जिसमें वो यूज कर सकता है उनको। 3D में जो 3D फिगर्स होती है वो 2 टाइप से बनती है। एक बनती है क्या, प्रिज्म, प्रिज्म बनती है, और दूसरी पिरामिड बनती है। ये 2 टाइप से आपके पेपर में फिगर आती हैं। पेपर में 2 ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी 3D फिगर्स आपके पेपर में आती हैं वो या तो क्या होंगी, प्रिज्म होंगी, या फिर क्या होंगी, पिरामिड होगी। पिरामिड से रिलेटेड कुछ ही फिगर है जो आपके एग्जाम में आती है, अन्यथा 99% आपके पेपर में प्रिज्म पूछा जाता है। अब प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है, वैसे शायद नहीं भी पता होता, लेकिन पिरामिड नाम से एक इमारत है। ठीक है, मिस्र के पिरामिड आपने देखे होंगे, तो उसकी शक्ल देख के शायद आप गैस कर पाए। गैस क्या कर पाए, सपोज करो बेस में कोई फिगर है, बेस में कोई भी फिगर है। समझने के लिए एक बड़ी आसान सी चीज ले लेते हैं, आपके पास कॉपी होगी। ठीक है, ये एक फिगर है, 2D फिगर देखेंगे, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में। अगर आप इस सेम फिगर को एक हाइट तक उठाएं, इस सेम फिगर को क्या करें, एक हाइट तक उठाएं, तो जो फिगर बनेगी उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। सपोज करो मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर है, अगर तिरछे उससे देखें तो ये एक स्क्वायर है। जब मैं इसे एक हाइट तक उठाऊंगा, जब मैं इसे एक हाइट तक उठाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा, जो कि किसकी शक्ल आ जाएगी, जो कि क्यूब की शक्ल आ जाएगी। क्या जाएगी, क्यूब की शक्ल आ जाएगी। यानी कि इसका जो बेस है और जो इसका टॉप है, इसका जो सरफेस है वो कैसा होगा, सेम होगा। कैसे, अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर। नीचे सर्कल है तो ऊपर भी क्या होगा, सर्कल। नीचे अगर रेक्टेंगल है तो ऊपर भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा।
ये बात समझ आई। ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और अगर इस फिगर से हाइट तक उठाते हैं, जब हम इस फिगर को एक हाइट तक उठाते हैं और उठाते उठाते हम एक पॉइंट पे खत्म कर दे, सबसे कॉमन फिगर जो आप देखते हैं, अगर इसे एक हाइट तक उठाते उठाते आप एक पॉइंट पे खत्म कर दे, तब ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप एग्जाम में देखते हैं क्या है, कोन। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको फर्क पता चल गया, एक पिरामिड है और दूसरा प्रिज्म है। जब भी बात प्रिज्म की करेंगे, जब भी बात किसकी करेंगे, प्रिज्म की करेंगे, क्योंकि प्रिज्म आपके पेपर में पूछा जाने वाला 90% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, प्रिज्म से। जब भी आपको इसका क्या निकालना हो, जब भी आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो, जब भी आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो ध्यान रखना आपको करना है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। थोड़ा सा समय लेके जरूर समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन जो चीज एक बार समझ आ गई यहाँ पे, वो फिर आप कभी नहीं बोलोगे, कभी नंबर नहीं गवाओगे, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसी भी किसका, अगर आप किसी भी प्रिज्म का निकाल रहे हैं, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकाले। कई बार ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेता है, लेकिन हमें 3D का फॉर्मूला ही याद नहीं होता। उस केस में आपको क्या करना है, घबराना नहीं, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देना। क्या करना है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154। आपको बेस दिया गया है 154, साथ में दे दी उसने हाइट, साथ में दे दी उसने हाइट। हाइट कितनी दी है, 15, 15 से गुना करना भी, 15 चौके 60, 6, 15 पंजे 75, 6 81, 8, 15 एकम 15, 8, 23। तो आपका आंसर क्या आता है, 2310 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट किया और तुरंत आपका आंसर आ गया। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा हो कि भाई आप यहां से क्या करें, पहले रेडियस निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब आपको एरिया ऑफ बेस दे रखा, हमें पता है सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर। फिर आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहां से रेडियस क्या आएगा, रेडियस आएगा 7। ये भी बात याद कर लेना, ये मैं आपको बता देता हूं। सर्कल के केस में, सर्कल के केस में अगर रेडियस कितना है, 7 है, तो इसका सरकमफेरेंस हमेशा कितना आएगा, 40, सॉरी सरकमफेरेंस क्या आएगा, 44 आएगा, और इसका एरिया हमेशा कितना आएगा, 154 आएगा। ये बात ध्यान कर ली। ये बेस फिगर, अगर यहाँ पे आपको रेडियस क्या दे रखा हो, 14 दे रखा हो, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, बता सकते हैं आप, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 88। इसका एरिया बता सकते हैं, एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 616। अब आपके दिमाग में आएगा जी ये तो आपने क्या किया, 2 गुना कर दिया, यहां पे आपने 4 गुना कर दिया, ऐसी नाइंसाफी क्यों? ऐसी नाइंसाफी इसलिए क्योंकि जो रेडियस है, जब आप सरकमफेरेंस देखेंगे तो सरकमफेरेंस में क्या यूज होता है, 2 पाई आर, सिंगल आर यूज होता है। क्या यूज होता है, सिंगल आर यूज होता है। जबकि आप एरिया में जाएंगे तो क्या यूज होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और जब आपने रेडियस को 2 गुना किया, तब आप क्या करेंगे, 2r स्क्वायर करेंगे। और जब 2r स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनता है, ये 4r स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए आपका एरिया क्या हो जाता है, 4 टाइम्स होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा क्या होता है अभी, 0। ये दोनों कब होंगे, जब सेम वैल्यू पे क्या होगा, सेम वैल्यू होगी और माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आती है, 45। थीटा की वैल्यू क्या आती है, 45 आती है। जब यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, √2 सेकेंड थीटा प्लस कॉसेकेंड थीटा क्या आता है, √2 आता है। तो आंसर क्या आ जाता है, 2√2। ये भी आपको याद रखनी, ठीक है। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कितने पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, जो आपने 10th क्लास में की थी, जो आपने 10th क्लास में की थी, ये आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको ये भी बताऊंगा
कि ये वैल्यूज बनती कैसे हैं, इन वैल्यूज को बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा, क्लास में आपको बता भी रखी है। ठीक है, आगे जब अभी और क्लास लेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इन वैल्यूज को बनाते कैसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीशे के एक ठोस घन जिसका गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, जिसका किनारा इतने सेंटीमीटर है, प्रत्येक गोली का व्यास इतना है। यानी कि पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इस परिस्थिति को समझते हैं। आप में से बहुत सभी ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं, जितनी बार भी आते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करो आपके पास सभी ने एक अपनी रसोई में अपनी माताएं हैं, वो एक सब्जी बनाती, शायद बेसन का गट्टा ऐसी सब्जी है। उसमें क्या किया जाता है, बेसन का एक बड़ा सा बेसन को गूंथ के एक बॉल सी बनाई जाती है, बड़ी सी, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे वो बेसन को गूंथते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, उसको काट के या फिर उसमें से छोटी छोटी ऐसे गोलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बड़ी फिगर से हम बहुत सारी छोटी छोटी फिगर्स बना लेते हैं। यहां तक इस बात को रिलेट कर पाए कि भाई बेसन को गूंथ के जब एक बॉल बनाते हैं, वो एक बड़े वॉल्यूम कितने साइज की बॉल होती है। ठीक है, उसको काटते हैं, हाथ से छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, तो वो इतने साइज की बन जाती है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, अगर वो सारी छोटी बॉल है और ये बड़ी बॉल है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों की सेम होगी, वो क्या है, वो है उनका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, कि अगर उन सारी छोटी बॉल्स को आप वापस उठा के ऐसे चूर दे, दबा दे, तो आप वापस वही बॉल बना देंगे जो आपके पास पहले थी। इसका मतलब क्या है कि बिग फिगर का जो भी बड़ी फिगर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल फिगर्स। ये बात समझ आई। अगर आपके पास एक बड़ी फिगर है, उसको तोड़ के छोटी छोटी फिगर्स में बनाया गया, ये कब है, जब जहां पे मटेरियल लॉस ना हो, जहां पे क्या हो, मटेरियल का नो लॉस हो। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है कई बार, सोनार के ऊपर भी आता है कि एक ज्वेलरी बनाते वक्त क्या हुआ, इतना धातु वाष्प बन गया। ठीक है, उसके अलावा जब वेस्टेज ना हो, जब क्या हो, वेस्टेज ना हो, तब क्या होता है, जो बड़ी फिगर होती है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल फिगर। यानी उन सभी छोटी छोटी बॉल्स के वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ी फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको यहां पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, बिग फिगर का वॉल्यूम, बिग फिगर का जो वॉल्यूम है ये था वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ऑल स्मॉल फिगर, ऑल सम आ जाएगा ना। तो यहां एक सेकंड, अगर आप बड़ी फिगर का जो वॉल्यूम है, बड़ी फिगर का जो वॉल्यूम है, बड़ी फिगर का जो वॉल्यूम है उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे किससे, एक स्मॉल फिगर के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल फिगर, तब आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ स्मॉल फिगर्स, नंबर ऑफ स्मॉल फिगर्स। ठीक है, जो भी छोटी चीजें हैं, जब आपको निकालना हो भी इस बड़ी फिगर में से हम छोटी छोटी चीजें बनाए तो कितनी बनेंगी, तो आपको क्या करना होता है, बड़ी फिगर के वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है किससे, छोटी फिगर के वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को कर लेते हैं, नेक्स्ट ले या यही करें, यही कर देते हैं, रब कर देते हैं इसको, रुक जा भाई। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे बड़ी फिगर, सबसे पहले बड़ी फिगर का वॉल्यूम निकालना है। बड़ी फिगर का क्या दे रखा हमें, एड्ज दे रखी है, एड्ज यानी कि किनारा दे रखा है, साइड दे रखी है क्या, क्यूब, क्यूब यानी घन, घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब करना भी 44 इंटू 44 इंटू में 44। अब एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, वो बात क्या है
आप में से कई जन ऐसे होंगे वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, 44 इंटू 44 इंटू 44। मल्टीप्लाई आपको बिल्कुल नहीं करना। बहुत रेयर चांस है ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर सही में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी, अन्यथा बाकी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, अब व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप यहां से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर आएगी। रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर आएगी। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। पाई यानी 22/7। 7 भी कहां चला जाएगा? ऊपर। आर क्यूब यानी 2 इंटू 2। ये करना हमें सिंप्लीफाई। ये क्या करना हमें? सिंप्लीफाई। अब ध्यान से देखें तो नंबर सारे ऐसे ही लग रहे, तो आपस में कट रहे हैं भी। पहले तो 22 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। 2 से गया 2, 4 से गया 11 बार, 2 2 4 से गया 11 बार। तो क्या बचा अभी? 11 गुना 11 क्या आएगा? 121। गुना में 7 गुना 3 क्या आएगा? 21। 21 एकम क्या आएगा? 21 2, 21 दूनी 42, 2 44, 4, 21 एकम 21, 21 और 4 25। तो कितनी बॉल्स बनेंगी? 25 41। 25 41 इतनी बॉल्स आपको यहां देखने को मिलेंगी। क्लियर? बात समझ आई? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री? भाई एक व्यक्ति है, उसने 40 बॉल खेली। अगर 40 बॉल खेली और उन 40 बॉल में से 8 बॉल पे उसने बाउंड्री लगाई, तो कितनी बॉल ऐसी जिन पे बाउंड्री नहीं लगाई? कितनी बॉल है भाई? 32। ये अपनी फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल क्यों बोला? क्योंकि ये चीज हमसे पूछी गई है। भाई जो चीज हमसे पूछी गई है वही हमारी फेवरेबल कंडीशन है। वही हमें चाहिए क्या? वो बॉल चाहिए, वो सारी बॉल चाहिए जिन पे बाउंड्री नहीं लगी। तो वो बॉल कितनी है? 32। वो टोटल बॉल खेली कितनी उसने? 40। 8 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 8 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। डिवाइड करो क्या आएगा? 0.8। 0.8। क्लियर? ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लेना। भाई 8 बॉल पे उसने चौका लगाया, कितने में से? 40 बॉल पे। तो चौका लगने की प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/5। 1/5 यानी 0.2। भाई चौका लगने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 1 में से जब आप 0.2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? वो भी 0.8 आएगा। आप इस चीज को किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर्स 2 2 4 5 एंड 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखा, एक ही पेपर में अभी क्वेश्चन 10 हुए, 9200। हम 10 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं और इन 10 क्वेश्चन में मैंने बताया था ना आपको मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 M है भी। मीन, मीडियन एंड मोड। इससे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्जाम में जाएं तो इनको जरूर देखिए जाए। अब ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको ये 3 M निकालने ना आते हो। मैं आपको तीनों M बता देता हूं इस केस में कैसे कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। आपको एक बार चेक करना है। मीन क्या बताया था मैंने? सबका टोटल करना है, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 प्लस क्या दे रखा है? 12। अपॉन में क्या करना है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो अपॉन में 5। यानी कि इनका एक तरीके से क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज क्या है? 2 2 4 4 4 8 12 8 20 5 25, यानी कि 25/5। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनता है? 5। तो मीन कितना आता है? 5। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी थी? मीडियन। दूसरी चीज आपको निकालनी है मीडियन, यानी कि माध्य। ठीक है, माध्य कैसे निकालेंगे? इसको बताया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। तो 2 2 4, आगे क्या दे रखा है? 5 और 12। ये तो पहले ही किसमें है? बढ़ते क्रम में है। इसमें से आपको क्या करना था? बीच की टर्म निकालनी थी। बीच की टर्म साफ साफ दिखाई दे रही है। 5 में बीच की टर्म क्या आएगी? 4 आएगी। इसके बाद आपको क्या निकालना है? इसके बाद निकालनी है तीसरी चीज, मोड।
मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वही क्या होता है? वही मोड होता है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो नंबर क्या होता है? मोड होता है। यहाँ पे कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 2, क्योंकि कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो आपको मीन का पता चल गया, मीडियन का पता चल गया, आपको मोड का पता चल गया। अब आप रिलेशन बना सकते, कैसे? उसने कहा माध्य, माध्य माध्यक के बराबर है। क्या माध्य माध्यक के, माध्यक मतलब माध्यक क्या होता है? माध्यक क्या होता है भाई बताइए? माध्यक होता है मीन, माध्यक होता है मीडियन। ये होता है माध्यक और ये होता है माध्यक और ये होता है बहुलक, बहुलक। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? नहीं। ठीक, माध्य बराबर में माध्यक, माध्य मतलब मीन, मीन मीडियन के बराबर। क्या मीन मीडियन के बराबर है? नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या दे रखा उसने? माध्य, यानी कि मीन इज लेस देन मोड। क्या मीन 5 2 से छोटा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर क्या कहा? मीन इज ग्रेटर देन मोड। ये मीन है 5, मोड है 2, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में जाएं इन 3 M के बारे में पढ़ के जरूर जाएं। हर बार क्वेश्चन आते हैं, आता नहीं है, आते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चूंकि एक पार्ट आपका पूरा हो चुका, इसी के साथ मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, इस कोर्स तक आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे आप कांटेक्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है? आपको आपके सबसे अजीज मित्र यानी कि आपके स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर पे जाकर आपको इस नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। नाम दिखाई दे रहा है आपको? एडू चाणक्य। इस नाम से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ये लोगो होगा, ये ध्यान से देखना भी, इस टाइप का आपको लोगो मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड की जगह iOS यूज करते हैं या आपके लैपटॉप पे यूज करना चाहते हैं, तब आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है और स्क्रीन पर दिखाया गया ये कोड आपको उसमें भर देना है। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई परेशानी आती है, तब आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप इस बैच तक पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उससे रिलेटेड कोर्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।